तो जो अगला टॉपिक है इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारा न्यूट्रिशंस और रिस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा क्या है, एक लाइफ प्रोसेस ही है। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशंस इन ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशंस होता है इसको पहले हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, सो द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे शरीर के अंदर में क्या है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जो बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किससे मिलके बना हुआ है, तो एक कंपोनेंट है इसका ब्लड, दूसरा है आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये तीनों को कलेक्टिवली आप ब्लड वेसल्स भी कह सकते हैं। और चौथा कंपोनेंट है हमारा हार्ट। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि ये तीसरा कंपोनेंट हार्ट है, अगर इसको आप पूरे को ब्लड वेसल्स कह लें तो। ठीक है, सो ब्लड से स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड क्या करता है, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब क्या समझ में आ गया, बहुत जल्दी। ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्लड, चार कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड में। एक प्लाज्मा है, एक रेड ब्लड सेल्स है, एक वाइट ब्लड सेल्स है और चौथा क्या है, प्लेटलेट्स है। प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स करता है फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात है। एंड रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल्स क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स kills the harmful germ, harmful microbes and protects the body, and platelet help in clotting the blood and prevent the loss of the blood during the injury. ठीक है, प्लेटलेट क्या करता है, क्लॉटिंग का काम करता है। जब भी इंजरी होगा तो ब्लड लॉस से आपको बचाएगा। समझ में आ गया। तो दो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, बाकी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लाज्मा के ऊपर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या है, ब्लड के बाद आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्टरीज क्या करता है, आर्टरीज कैरी द प्योर ब्लड या कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके हर एक पार्ट तक पहुंचा देता है शरीर के। ठीक है, दे आर थिक एंड इलास्टिक वॉल। ये थिक होते हैं और इसके वॉल क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, क्योंकि आर्टरीज के अंदर में ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आर्टरीज में हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, तेजी से धक्का मारता है, तो इस कारण से आर्टरीज के अंदर में ब्लड का प्रेशर काफी ज्यादा हाई होता है। और इस प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए आर्टरीज की वॉल क्या होती है, थिक होती है और इलास्टिक होती है। ठीक है, वेन्स में क्या है, तो वेन्स कैरी द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इम्प्योर का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है ना, हर एक पार्ट से, हर एक सेल से ये उठाएगा और उठा के ये हार्ट तक ले जाएगा। ठीक है ना, दे आर द थिन वॉल्ड। इसमें ब्लड का प्रेशर, चूंकि ब्लड थ्रो नहीं हो रहा है, ब्लड क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। कलेक्ट होके फिर क्या हो रहा है, हार्ट तक जा रहा है। एक बार हार्ट से ब्लड पंप होके बॉडी के हर एक पार्ट तक जा रहा है। ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि हर एक सेल तक जाएगा, और सेल तक जब जाएगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हर एक सेल को ऑक्सीजन मिलेगा। जब ऑक्सीजन ये यूज हो जाएगा तो कैपिलरीज के थ्रू ब्लड फिर वेन्स में आएगा और वेन्स के थ्रू फिर ये हार्ट में चला जाएगा। सो यहाँ पे एक बैकवर्ड फ्लो भी हो सकता है ब्लड का। ठीक है, तो बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वेन्स में वाल्व्स होते हैं, और इसकी वॉल क्या है, थिन होती है, क्योंकि इस यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो। ठीक है, कैपिलरीज क्या है, ये समझ लो, आर्टरीज और वेन्स आने और जाने वाले रास्ते हैं, और कैपिलरीज क्या, पतली पतली गलियां हैं जो घरों तक जाती है, जो सेल तक जाती है। तो कैपिलरीज आपके आर्टरीज और वेन्स दोनों से जुड़ा होता है। जो आने वाला रास्ता है वो भी पतली गलियों से जुड़ा होता है, और जाने वाला भी रास्ता क्या, पतली गलियों से जुड़ा होता है। पतली गलियां तो एक ही होती है कि नहीं होती। इसी तरीके से पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरीज के थ्रू कैपिलरीज में आता है, कैपिलरीज से हर एक सेल में चला जाता है।
अब सेल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पहले कैपिलरीज में आता है, फिर वेन्स के थ्रू हार्ट में चला जाता है। समझ में आया? ठीक है, किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ब्लड हमारा समझ लो कैरियर के जैसा है, माल ढोने वाली गाड़ी के जैसा है, और हमारा जो ब्लड वेसल्स है ये रास्ते के जैसा है। कैपिलरीज पतली गलियां हैं, वेन्स आर्टरीज आने वाला रास्ता है, वेन्स जाने वाला रास्ता है। और ट्रक हमारा क्या है? ब्लड। ट्रक के अंदर में क्या लोड होगा? माल लोड होगा, जिसके थ्रू माल ट्रांसपोर्ट होकर हर एक जगह तक जाएगा। समझ में आई बात है? सो कैपिलरीज आर वेरी नैरो ब्लड वेसल्स which connects arteries and veins together। ये arteries और veins को क्या करता है? एक साथ कनेक्ट करता है। they exchange of food, water, oxygen, carbon dioxide etc between the blood and cell take place through the capillaries। कैपिलरीज के थ्रू जिस चीज की जरूरत पड़ती है सेल को वो सेल तक जाता है, और सेल से जो भी चीजें जरूरत की नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजनियस वेस्ट नहीं है, तो फिर से ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगा, और ब्लड पहले कैपिलरीज में आएगा, कैपिलरीज से वेन्स में आएगा, और सर्कुलेटरी सिस्टम में ये ब्लड क्या हो रहा है? घूम रहा है हमारा। क्या ये लीनियर नहीं है, ये सर्कुलेटरी है। ब्लड हमारे शरीर में क्या करता रहता है? घूमता रहता है। अब चलते हैं हार्ट के बारे में समझते हैं। ये हमारा हार्ट है। हार्ट में कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है, 2 राइट में 2 लेफ्ट में। अगर हम लोग ऐसे खड़े हो जाए तो ये राइट वाला चैम्बर है, और ये क्या है? हमारा लेफ्ट वाला चैम्बर है। राइट वाले चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट वाले चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड से अलग करने के लिए बीच में एक पिंक कलर का जो देख रहे हो ये सेप्टम है। सेप्टम क्या करता है? राइट जो चैम्बर है उसको लेफ्ट चैम्बर से अलग करके रखता है। अब हर एक राइट चैम्बर में भी 2 चैम्बर है, राइट में भी 2 चैम्बर है, एक राइट एट्रियम है, एक राइट वेंट्रिकल्स है। ऊपर वाले को हमेशा एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले को हमेशा ही वेंट्रिकल्स कहते हैं। लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट एट्रियम, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब समझते हैं कि हार्ट फंक्शन कैसे करता है। तो हार्ट में ब्लड 2 जगह से आता है। अब हार्ट का लोकेशन क्या है? यहाँ है। कुछ ऑर्गन हमारे हार्ट के, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो, हमारे हार्ट के ऊपर में है, कुछ ऑर्गन नीचे में है। तो दोनों जगह पे रिस्पिरेशन के बाद जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन के थ्रू कलेक्ट होगा। तो 2 तरीके का, जो मेन वेन है उसका नाम है वेना कावा। ठीक है, तो 2 तरीके के वेन है, एक सुपीरियर वेना कावा है, एक इंफीरियर वेना कावा है। इन दोनों वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होके हमारे हार्ट के राइट चैम्बर में आता है। किस चैम्बर में आएगा? राइट चैम्बर में आएगा। ठीक है, कहां से आएगा? यहां से और यहां से इंटर कर जाएगा, इधर आएगा। अब जब ये राइट एट्रियम में इंटर करता है तो राइट एट्रियम हमारा रिलैक्स पोजीशन में होता है। ठीक है, कैसे है पोजीशन में? रिलैक्स। चारों चैम्बर एक बार रिलैक्स और या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, एक चैम्बर रिलैक्स होता है तो दूसरा चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में होता है। ठीक है, तो जब ब्लड इसमें इंटर करेगा, राइट एट्रियम में इंटर करेगा, तो ये क्या होगा? रिलैक्स पोजीशन। अब हार्ट के भी अंदर में 4 वाल्व होते हैं। एक वाल्व यहाँ पे है, ठीक है, जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक है, एक वाल्व यहाँ पे है जिसको पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। ठीक है, एक वाल्व यहाँ पे है जिसको मिट्रल वाल्व कहते हैं, और एक वाल्व यहाँ पे है जिसको एरोटिक वाल्व कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड हमारा पहले इंटर किया वेना कावा से राइट एट्रियम में। ये ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, इसलिए बार बार समझा रहा हूँ। ये ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑक्सीजन इसमें नहीं है, इसमें क्या रिच है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या है? मिला हुआ है। ठीक है, अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस पर जब दबाव पड़ेगा तो ये वाल्व ओपन होगा या नहीं। यहाँ से कोई चीज दबाव डाले इस पे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के कारण यहाँ से ब्लड यहाँ इंटर करेगा। ठीक है, अब इस पोजीशन पे जब ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में होगा, और ये क्या होगा? रिलैक्स पोजीशन पे होगा, यानी कि ये चैम्बर का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, अब क्या है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस समय ये वाल्व बंद हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लड ये पीछे के डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए।
तो ये valve जब बंद रहेगा और इधर से कोई पुश भी करेगा तो ये valve खुलेगा क्या? देख लो इसका बनावट कैसा है, खुल सकता है क्या? ये इधर से ही खुल सकता है, इधर से दबाव पड़ेगा तो खुलेगा, बट कोई चीजें ऐसे हैं तो इधर से दबाव पड़ने पे ये खुल जाएगी, बट इधर से दबाव पड़े, कितना भी दबाव पड़े, ये क्या ओपन होगा? नहीं होगा ओपन। ठीक है, तो यहां से जब ये वाला चैम्बर हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहां से ब्लड हमारा होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोनों लंग्स में चला जाता है। एक लंग्स इधर राइट में है और दूसरा लंग्स लेफ्ट में है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? पहले पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोनों लंग्स में एंटर करेगा। लंग्स में एंटर किया, ब्रीद इन प्रोसेस के थ्रू लंग्स में पहले से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? ब्लड के अंदर में, लंग्स में जो भी ब्लड अवेलेबल है वो डिजॉल्व हो गया उसमें। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर से लेफ्ट एट्रियम में आएगा। पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड आपका क्या आ जाएगा? लेफ्ट वेंट, यहाँ से ये जो आपका मिट्रल वाल्व है ये ओपन होगा और यहाँ से आपका ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एरोटा के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हर एक बॉडी पार्ट तक चला जाएगा। समझ में आई पूरी कहानी? तो इस तरीके से हमारा हार्ट फंक्शन करता है और हार्ट के ये सारे कंपोनेंट। ठीक, आगे बढ़े। अब हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? तो हमारे शरीर के अंदर में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। पहले इसको समझ लेते हैं फिर लिंक के बारे में समझेंगे। ठीक है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का अपना ही बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है ये बताते हैं। अब दो तरीके के एनिमल्स होते हैं, एक होता है वार्म ब्लडेड एनिमल और एक को कह सकते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल को अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखना नहीं पड़ता, सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, बट जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं उनके अपने बॉडी को टेम्परेचर को क्या करना रहता है? मेंटेन करना रहता है। जैसे ह्यूमन बीइंग का बॉडी टेम्परेचर है, हमें हमेशा ही बॉडी टेम्परेचर को क्या है? मेंटेन रखता है हमारा शरीर, और शरीर को अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो सबसे ज्यादा एनर्जी वार्म ब्लडेड एनिमल को पड़ती है, और जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ इंटरमिक्स नहीं होने देता है। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ इंटरमिक्स होगा तो क्या उसका डिमेरिट होगा, इसको समझो। मान लो कि आपके पास 10 ml ब्लड है। अब 10 ml ब्लड कुछ मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। अब यहाँ पे कुछ इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो ऑक्सीजनेटेड है और कुछ क्या है? ऑक्सीजनेटेड नहीं है। तो जब ये सेल तक पहुंचेगा तो कुछ सेल हमारा रेस्पिरेशन कर पाएगा, कुछ सेल कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या इंटरमिक्स है। बट अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इंटरमिक्स नहीं रहेगा तो जितने का जितना ब्लड है जो कि सेल के पास जा रहा है सब में ऑक्सीजनेशन है, सब में ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो हमारा रिस्पिरेशन क्या होगा? फास्टली होगा, हर एक सेल रिस्पायर कर पाएगा और इस तरीके से आपको कंटिन्यूअस एनर्जी मिल पाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या है, किस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, समझ में आई बातें? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या? तो कह रहा है इन द ह्यूमन हार्ट द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस। हमारे हार्ट में ब्लड दो बार हार्ट को पास करता है इन द वन कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में। एक कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है? चारों चैम्बर का कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कर जाना क्या कहलाता है? वन कार्डियक साइकिल कहलाता है। और इस वन कार्डियक साइकिल में हमारे हार्ट में ब्लड दो बार एंटर करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आया? एक बार हार्ट में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरी बार में आया ऑक्सीजनेटेड। तो कभी भी हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बीच में सेप्टम भी है जो इंटरमिक्सिंग को प्रिवेंट कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। वन कंप्लीट हार्ट बीट, वन कंप्लीट हार्ट बीट का मतलब क्या है? इन विच ऑल द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स वंस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। अगर सारा का सारा चैम्बर
जब एक बार रिलैक्स होके कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसको क्या कहेंगे, या कॉन्ट्रैक्ट होके रिलैक्स हो जाएगा तो इसको एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। और इस एक कार्डियक साइकिल में हमारा ब्लड हमारे हार्ट में 2 बार एंटर करता है, इसीलिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। समझ में आ रही है बात? The heart beats about 72 times per minute in a normal adult. In one cardiac cycle, the heart pumps out 70 ml blood and thus about 4900 ml blood in a minute. कितना स्ट्रॉन्ग पंप है हमारे हार्ट का, एक मिनट में करीब करीब 5 लीटर ब्लड को क्या करता है, ये पंप करता है एक मिनट में, समझ लो। और 1 घंटे में कितना कर देता होगा, दिन भर में कितना कर देता होगा, ठीक है, समझ में आ रही है? सो इतना ब्लड को ये पंप करता है एक मिनट। डबल सर्कुलेशन इंश्योर कंप्लीट सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब समझ रहे हो, सेपरेशन, ठीक है, कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज नेसेसरी फॉर द ऑप्टिमम एनर्जी प्रोडक्शन इन वार्म ब्लडेड एनिमल, क्योंकि वार्म ब्लडेड एनिमल को कॉन्टिन्यूस क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। हम लोग थर्मामीटर ठंड में लगाओ, गर्मी में लगाओ, हमेशा टेम्परेचर कितना आएगा, 97 98 फ़ारेनहाइट। क्यों आता है, क्यों नहीं, ठंडा में हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है, गर्मी में हमारा शरीर गर्म पड़ जाता है। ऐसा रेप्टाइल के साथ नहीं होता है, ठीक है। स्नेक का टेम्परेचर देखोगे कि स्नेक जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो डीप ग्राउंड में चला जाता है, क्योंकि गर्मी को वो टॉलरेट नहीं कर सकता है, उसका बॉडी टेम्परेचर ग्रेजुअल क्या होगा, बढ़ जाएगा, और ठंड होगा तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। बट हमारा शरीर ऐसा नहीं है, हमारा शरीर अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर के ऊपर नीचे जाने को हमारा शरीर टॉलरेट नहीं कर सकता है, हमारा शरीर अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने का ट्राई करता है, और इसी को मेंटेन रखने में इसको कॉन्टिन्यूअस एनर्जी चाहिए। हम लोग सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल है, हमारे इतना सोफिस्टिकेटेड एडवांस कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है। जितना हमारा नर्वस सिस्टम है, जिस तरीके के हम लोग पोयम लिख सकते हैं, क्या एक बंदर पोयम लिख सकता है? अपनी कभी भी अपनी कैपेबिलिटी को कम मत आंकना, क्योंकि भगवान ने हमें इतने इनायतें दी है जिसकी कोई सीमा नहीं, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग बनना एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। सो हमेशा ही हमें कुछ ना कुछ कल्टीवेट करना चाहिए, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, इस लाइफ को यूं ही इन्वेन नहीं जाने देना, क्योंकि एक कुत्ता क्या कुछ लिख सकता है, कुछ पढ़ सकता है, कुछ इन्वेंशन कर सकता है क्या? आज तक नहीं कर पाया, ठीक है। एक बंदर ने कोई चीज बना दिया है क्या? हमने तो बहुत सारी चीजें बना दी, हमने इंटरनेट बना दिया, हमने लैपटॉप बना दिया, हमने मोबाइल बनाया, पहले मोबाइल खटका वाला बनाया, फिर छोटा सा रंगीन बनाया, फिर आजकल स्मार्टफोन है। न जाने अगले आने वाले पल में कितना छोटा सा मोबाइल हो, स्क्रीन बहुत बड़ा हो सकता है इतना बड़ा बटन हो, कुछ दबा दे और एयर में आपका स्क्रीन दिखता है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। बट ये कौन कर पा रहा है, एक इंसान कर पा रहा है। सो अपने आप को कम आंकना कितना बड़ा क्या कर रहे हैं, गलत चीज कर रहे हैं, या अपने को कम प्रोडक्टिव बनाना गलत बात है ना। जब भगवान ने इतनी कैपेबिलिटी दी है तो उसको उससे कुछ चीजें क्रिएट करो ना, बैठ के सोए में आराम से, बैठ के टाइम पास कर रहे हैं आराम से, ये क्या तरीका है? टाइम पास करना तो कुत्ता में जन्म ले लेते, खूब टाइम पास करते। कोई कहता है पढ़ने को, मम्मी पापा भी कहते खेल खूब, ठीक है। तो उससे अगर तुमको पढ़ना नहीं पसंद है तो कहना कि अगली बार हमको कुत्ता बना देना, हमको पंछी बना देना, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रहेगा है। मगर अगर इंसान बने हो जिसका कुछ तो पर्पस होगा, नहीं तो कुत्ता बिल्ली बना देते भगवान, सब कुछ सही रहता, पढ़ना ही नहीं पड़ता, जब मन होता भागते रहते, घर में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हाँ नहीं पड़ती ना, ठीक है। तो आप उससे अलग हो तो इसके इम्पोर्टेंस को समझो ना। आप पोयम लिख सकते हैं, कुत्ता एक पोयम लिख सकता है, हम बहुत अच्छा पोयम लिखेंगे एक बिल्ली के लिए ऐसा होगा? ठीक है, नहीं हो सकता है, ठीक है। बट हम लोग में ये काबिलियत है, ठीक है। तो अपनी काबिलियत को पहचानना है और उस काबिलियत के बदौलत कुछ करना है, ठीक। अब जो जिस तरीके से मूवमेंट है इसको बताया गया है, तो जैसे हमारा 4 चैम्बर है, तो चारों चैम्बर में इधर जो रेड चैम्बर है
ये जो लेफ्ट चैम्बर है ये ऑक्सीजनेटेड है इसलिए रेड दिखाया गया है, ये डीऑक्सीजनेटेड है इसलिए इसको ब्लू दिखाया गया। तो हमारे दो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये कहाँ इंटर करता है? राइट एट्रियम। जब इंटर करेगा तो राइट एट्रियम किस पोजीशन में होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या होगा? जब पुश किया जाएगा तो इस वाल्व के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल्स में आएगा। तो राइट वेंट्रिकल्स में तो आया है लेकिन अभी भी इसका ऑक्सीजनेशन नहीं हुआ है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लडिंग है। बट यहाँ से जब ये पुश किया जाता है तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे जाता है? लंग्स में जाता है। यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, इसके अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से होता हुआ अल्वियोली में जाता है, अल्वियोली से शरीर से बाहर आ जाता है। और जो ऑक्सीजन आया है वो लंग्स से अल्वियोली में डिजोल्व होता है, और नहीं, अल्वियोली से लंग्स में डिजोल्व होता है। लंग्स के अंदर में जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसके अंदर में जो ब्लड है उसमें डिजोल्व हो जाता है, और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये एरोटा के थ्रू हर एक बॉडी पार्ट में चला जाता है, और इस तरीके से हमारा रेस्पिरेशन हो पाता है। समझ में आ रही बातें या नहीं आ रही? हाँ, क्या हो रहा है? जाइए प्रभु, मैं किसी को ऑब्स्टिकल नहीं करता, पढ़ना आपका विश है, ठीक है ना। पढ़ाई कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है। अपने विश से आप पढ़ सकते हैं, अपने विश से आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। किसी को अगर पढ़ने का शौक है तो वो पढ़ सकता है, किसी को कविता करने का शौक है वो कविता कर सकता है, किसी को नहीं कुछ करने का शौक है अपना सो। ये देखो, ये जिंदगी तुम्हारी है और इसको कैसे व्यतीत करना है इस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सजेशन है, यानी कि तुमसे बड़ा हूँ इसलिए, बट सजेशन का मानना ना मानना इसके लिए आप पूरा फ्री हो, ठीक है ना। आपको अच्छा लगता है मानो, नहीं अच्छा लगता है अपने रास्ते चलो, बट जिस रास्ते भी चलोगे उसका कॉन्सिक्वेंस आप ही को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हर एक रास्ते कहीं ना कहीं तो आपको ले ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी रास्ते पे चलोगे तो आप कहीं नहीं जाओगे, चलोगे तो कहीं ना कहीं जरूर जाओगे, ठीक है। तो आप देखो कि आपको कहाँ जाना है, आपका दिल कहाँ कहता है जाने को, और जहां भी दिल कहता है जाने को उस रास्ते पे चलना है। चलोगे धीरे धीरे करके पहुंच जाओगे। अभी जो आप लोगों का फेज है इसमें हो सकता है कि पढ़ने में उतना मन किसी को नहीं लगता है, बट किसी बच्चे को ये जरूर मालूम होता है कि ये पढ़ाई हमारी आवश्यकता है, पढ़ेंगे तो जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है, इसका एहसास होता है और इस कारण से वो पढ़ता है, ठीक। किसी भी और कोई दूसरा बच्चा जो होता है उसको एहसास तो होता है, बट ऊपर ऊपर से उसको लगता है ना कि बिना पढ़े भी हमारा काम हो जाएगा, बट होता नहीं है काम। अपने सराउंडिंग में देख लो ना, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी बेरोजगारी है, कितने लोग कुछ काम कर रहे हैं, बट अपने जॉब से कोई भी, बहुत कम लोग सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि अपनी सेटिस्फैक्शन को पाने के लिए ना मेहनत तो लगाना पड़ता है, जलना तो पड़ता है, हार्ड वर्क तो करना पड़ता है। ऐसा कोई भी नहीं इंसान है जो बिना हार्ड वर्क किए, बिना जले कुछ पा गया। जैसे एक कहानी सुनाई थी तुम लोग को, पत्थर वाली कहानी सुनाई थी, पत्थर को काटा तो रोने लगा, सुने थे? नहीं सुने हो? सुन लो, जो बच्चे सुन लिए हो उसके लिए भी ठीक है, और जो नहीं सुने उसके लिए भी ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है ये, मेरे को काफी इन्फ्लुएंस करता है। जब भी दिक्कत में पड़ता हूँ तो इस कहानी के बारे में सोचता हूँ। उस कहानी में क्या है? हाँ, कहानी ही सुना रहे हैं। इस कहानी में क्या है कि एक मूर्तिकार होता है, ठीक है, मूर्ति बनाने वाला, ठीक है, पत्थर की मूर्ति बनाता था। तो पत्थर के सर्च में हमेशा ही रहता था, कोई अच्छा पत्थर मिल जाए जिससे खूब अच्छी मूर्ति बने। तो जा रहा था तो एक पत्थर दिखता है, बहुत शानदार पत्थर दिखता है, लगता है कि इसका मूर्ति बहुत अच्छा है, क्योंकि सबका शेप वैसा नहीं होता है, सब मूर्ति में नहीं बदल सकता है, बट कुछ पत्थर का शेप ऐसा होता है जिसको काटा पीटा जाए तो मूर्ति में बदल जाएगा, ठीक है। तो मूर्तिकार पत्थर को उठा लेता है खुश होकर, वाह जबरदस्त पत्थर है, बहुत अच्छा मूर्ति बनाएंगे। बट जैसे ही वो छेनी हथौड़ी उठाता है उसको काटने के लिए, काटना तो पड़ेगा ना, जब तक उसको शेप में नहीं लाएंगे तो मूर्ति बनेगा क्या। तो जैसे ही काटना स्टार्ट करता है
तो पत्थर रोने लगता है। रोने वाला पत्थर था, गजब पत्थर, रोता है। कहा कि भाई काहे को रो रहा है? अरे यार तू काट रहा है ना, बड़ा दर्द हो रहा है। कहा बोल, काटू या छोड़ दो तेरे? ठीक है, किस्मत भी आपको ऐसे ही बोलती है, काटू या छोड़ो। तो उसने बोला कि छोड़ दो। मैं छोड़ देता हूँ, कोई बनना ना बनना तो तुम्हारे मन के ऊपर में है। जैसा मैंने बोला, पढ़ना ना पढ़ना तुम्हारे मन के ऊपर। कहा ठीक है, छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, तेरे को साइड कर देता हूँ। फिर से सर्च में निकलता है। सबकी किस्मत में नहीं होता है महान बन जाना, कुछ बन जाना, पर जिसकी किस्मत में होता है उसको मेहनत भी करना पड़ता है। तो फिर से सर्च में निकलता है। सर्च में निकलता है, एक और पत्थर दिखता है, कहता है कि इसका भी गजब बनेगा। ठीक है, उसको भी लेके जाता है। फिर से काटना स्टार्ट करता है। फिर से देख रहा है कि रो रहा है पत्थर। क्या बात है, इस बार तो रोने वाला पत्थर मिल गया। क्या भाई काटूं? हाँ काट दे, कोई दिक्कत नहीं। क्या रो रहा है तू? दर्द तो हो रहा होगा? हाँ बहुत दर्द हो रहा है, बट काट, तेरे को जो करना है कर दे और मेरे को मूर्ति बना दे। ठीक है, वैसे भी मैं टूटने वाला हूँ, टूट ही जाऊंगा, कोई हवा आएगा, धीरे धीरे टूटूंगा, तो तू ही तोड़ मेरे को। बट जब तू तोड़ेगा ना तो कोई तो शेप बनेगा, कुछ तो मैं बन जाऊंगा, और ऐसे तो ऐसे ही पत्थर रहूंगा। तो ठीक है, ये तो तेरी मर्जी है, मेरा तो एक ही मकसद है, मूर्ति बनाना। ठीक, उसको काटने लगता है, खूब काटा। फिर उसको क्या करता है, सैंड पेपर से घिसता है अच्छे से शेप देने के लिए, और मूर्ति बन जाता है, तैयार हो जाता है, शानदार मूर्ति। देखता है, कहता है कि बहुत परफेक्ट मूर्ति बना है। ठीक है, अब जिस गांव में मूर्तिकार रहता है वहीं पे एक मंदिर बनता रहता है। अब उस मंदिर के लिए एक भव्य मूर्ति चाहिए। ठीक, जैसे हमारा अभी बना अयोध्या में मंदिर, उसको उसके लिए भी तो राम जी की मूर्ति किसी ने बनाई होगी पत्थर को काट के। तो जाता है, मूर्तिकार से मिलता है, कहता है कि एक मूर्ति चाहिए मंदिर के लिए। कहता है कि देखो भाई, ये जो मूर्ति है ना बहुत परफेक्ट मूर्ति है, बहुत जबरदस्त है। आके देखा, अरे यार सचमुच में बहुत अच्छा मूर्ति, इसको ले चलते हैं, इसी में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, इसमें ही भगवान को डाला जाएगा। ठीक है, मूर्ति को ले जाता है। कहता है कि जब जाने लगता है ना, तो कहता है यार एक और पत्थर चाहिए था। तो कहता है किस लिए चाहिए? कहता है कि नारियल फोड़ने के लिए। कहा कि वो वाला पत्थर ले जा, बहुत रोता है, उसको कुछ नहीं करना है भाई, इसको लेके जा, इस पर नारियल फोड़ना। अब क्या हुआ, ले गया। अब उस मूर्ति से जो मिल रहा है, रो रहा है, जैसे भगवान की मूर्ति लग गई वहां पे, अब वो तो पत्थर की ही मूर्ति है ना, बट कुछ लोग रो रहे हैं उसको देख के, कुछ लोग खिला रहे हैं, कुछ लोग जाके बैठे हुए हैं, पागल हो गए हैं देखे। ठीक है, देखा था ना, रो रहा था। जिस दिन पूजा वूजा हुआ उस दिन सब लोग रो रहे थे जो वहां पे अवेलेबल थे। अब क्यों रो रहा है वो लोग जाने, बट रो रहे थे लोग, उसको भी देख के रोते थे, पागल थे उसको प्यार करने के लिए। तो जब रात में गेट बंद हो गया ना, तो दोनों पत्थर आपस में बात करते कि यार तू भी पत्थर है, मैं भी पत्थर, बट तेरे को इतना प्यार करते हैं लोग, तेरे सामने आके रोने लगते हैं, उनकी आंखों में प्यार झलकता है, अब मेरे पे नारियल बरसाते हैं पूरा। भाई अपनी अपनी किस्मत है। ठीक है, मेरे को जब काटा जा रहा था ना, दर्द तो मेरे को भी हो रहा था, मगर मैंने उसको पूरा सहन किया, मैं रोया मगर काटने से रोका नहीं। ठीक है ना, इसलिए मैं एक अलग लेवल का पत्थर बन गया, और तू अभी भी पत्थर है, मैं तो भगवान बन गया हूं भाई, और तू पत्थर ही है। इसी तरीके से इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती है, मुश्किलें इसलिए नहीं आती है कि तुमको गिरा दे, मुश्किल इसलिए आती है कि तुमको क्या करे, अगले लेवल पे ले जाए, तुमको और सुंदर बना दे, तुमको और पोटेंशियाइज्ड बना दे, तुम में और एबिलिटी डाल के जाए। कुछ लोग उसी में परेशान हो जाते हैं, अरे यार मेरी जिंदगी में सब कुछ बुरा ही हो रहा है, कुछ नहीं होना है। भगवान कहते छोड़ देते तेरे को, साइड में लगा दिया, ये कुछ नहीं बनने वाला, लगाओ इसको साइड में, हटाओ इसको। और एक इंसान के जिंदगी में बहुत मुश्किलें डालते हैं, बट वो हर एक मुश्किल को कहता है आने दो, रोता है मगर पीछे मुड़ता नहीं है, कहता बढ़ूंगा आगे, फिर उसको वो मिलता है जिसके तलाश में होता है। तो यही तो आपकी जर्नी है, सबकी जर्नी है, या तो रो के साइड में बैठ जाओ। मूर्तिकार कौन है? भगवान है, जो सबको बना रहे हैं। और किस्मत किसी किसी की होती है जिसको रगड़ा जाता है, जिसको काटा जाता है, सबकी किस्मत में भी नहीं है कि रगड़ा जाएगा काटा जाएगा, सबके लाइफ में दिक्कतें नहीं है, बट जिसके लाइफ में दिक्कतें हैं उसको कुछ ना कुछ तो बनना है, ये भी तय है।
ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी सक्सेस स्टोरी उठा लो जिसके लाइफ में ऐसा दिन नहीं आया हो जो सब कुछ ठीक ही रहा हो। बहुत बड़े क्रिकेटर के बारे में ले लो, बहुत बड़े बिजनेसमैन के बारे में ले लो, उन लोग के जर्नी में आपको ये कॉमन देखने को मिलेगा कि कभी फकीर के साथ सो गए, कभी रेलवे ट्रैक के किनारे सोए हैं, कभी भिखमंगों के बीच में सोना पड़ा है, कभी 2 दिन का खाना नसीब नहीं हुआ है। ये सबके स्टोरी में है, जो बहुत ज्यादा हाईली सक्सेसफुल पर्सन है। बट आम आदमी के जिंदगी में क्या इतना टफ सिचुएशन आता है? नहीं आता है। इसलिए वो उतने महान भी बन नहीं पाते, क्योंकि किस्मत वो चांस ही नहीं देती है। बट किसी को किस्मत ने चांस दिया है वो बनने का, और उसके लाइफ में दिक्कतें आ रही है, तो ये बैड साइन नहीं है, इट इज अ गुड साइन। ठीक है ना? तुमको घिसा जा रहा है, तुमको काटा जा रहा है, तुमको परखा जा रहा है, फिर तो तुम बनोगे उस लायक। ठीक है ना? तो जो प्रॉब्लम है ये 10th क्लास है, ये बोर्ड का आना है, ये क्या तुम्हें गिराने के लिए या तुम्हें बनाने के लिए? तुम्हें बनाने के लिए है। तुम बनोगे इसमें। जब तुम्हारा पेपर होगा तो तुम रात में जग के पढ़ोगे, तुम क्वेरी पूछोगे, तुम संघर्ष करोगे, और इसी से तुम बनते हो। प्यार प्यार से बन जाओगे क्या? कोई पेपर नहीं हो, सबको 90 दे दे, कोई पढ़ेगा बच्चा क्या? कोई मेहनत करना सीखेगा क्या? 90% पाके भी क्या जॉब को पा पाओगे क्या? नहीं पा पाओगे। क्या अपने लिए कुछ बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। इसलिए मुश्किलें खड़ी की गई है, ताकि मुश्किलों में आप और सबल बनते हैं, आप और मजबूत बन पाते हैं। समझ में आ रही है बात? सो इसीलिए स्कूल का जाना, वहां से आना, थकना, फिर ट्यूशन करना, ये सब क्या है? जायज है। या तो थक के चूर होके कहो कि नहीं कुछ करेंगे भैया, हमको साइड में रखो, या कहो कि जो आता है सब आने दो, मैं सबको पार कर जाऊंगा, आने दे मुसीबत को। ठीक है ना? मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, और ये भी नहीं कहूंगा मुसीबत को रोक दो, आने दो, मैं सबको लांग जाऊंगा। और जब एक बार लांग जाएगा ना, तो कभी भी मुसीबत नहीं आएगा, और मुसीबत आएगा भी तो तुमको लगेगा ही नहीं। जिसने पत्थर पे सोया है उसको चादर मिल जाए तो बहुत है, और उसके घर में एसी वेसी लग जाए तो, उसको बंगला मिल जाए तो, और उससे कुछ थोड़ा सा छिन भी जाएगा तब भी कोई असर पड़ेगा क्या? कुछ नहीं असर पड़ेगा, क्योंकि उसने सारे दिन देख के आया है, और छिनेगा ही नहीं, पहली बात तो उससे, क्योंकि उसने किसी से भीख में नहीं मांगा है, उसने अपनी एबिलिटी से कमाया है, और एबिलिटी को नहीं चुराया जा सकता है। ठीक है? तो इसी तरीके से पढ़ाई उढ़ाई जो है, यही सारी चीजें परीक्षा ले रहा है तुम्हारा, तो तुम उसमें डट के सामना करो, डट के पास करो। ठीक है? 2 मिनट इसमें हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर छोड़ देंगे। ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसी तरीके से प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है? प्लांट्स बहुत अलग अलग लेवल के होते हैं, छोटे भी प्लांट्स हो सकते हैं, बड़े लेवल के ट्री हो सकते हैं। ठीक है? तो जो प्लांट्स ट्री लेवल के हैं, वहां पे डेडिकेटेड टिश्यू होता है ट्रांसपोर्टेशन के। ठीक है? 2 तरीके के वैस्कुलर टिश्यू होते हैं प्लांट्स में, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। ठीक है? जाइलम क्या करता है? तो जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। किस 2 चीज को करेगा? वाटर एंड मिनरल्स को। अब जो जाइलम टिश्यू है, ये अलग अलग तरीके के सेल से मिलकर बना हुआ है। ये कैसा सेल है? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट सेल है। ठीक है? टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, और ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है। ट्रैकिड से मिलकर बना हुआ है, जाइलम वेसल से मिलकर बना हुआ है, पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है। बट ये जो 2 कंपोनेंट है, ठीक है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या करते हैं? प्लांट्स के अंदर में चैनल का फॉर्मेशन करते हैं, और चैनल के फॉर्मेशन करने के कारण वाटर और मिनरल्स नीचे से पहले रूट्स में अपने आप डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू आ जाता है, फिर वो ट्रैकिड्स और वेसल्स में एंटर करता है, फिर अपने कॉलम प्रेशर के कारण थोड़ा सा ऊपर जाता है, बट थोड़ा सा ऊपर के बाद तेजी से ऊपर जाने के लिए ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में मैंने बताया था, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के कारण एक सक्शन फोर्स जनरेट होता है, तो उसी सक्शन फोर्स के कारण ये तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है? सो ट्रैकिड्स और वेसल यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग कंपोनेंट्स कह सकते हैं, या कंडक्टिंग एलिमेंट। बाकी पैरेन्काइमा में फूड स्टोर रहता है, और फाइबर क्या करता है? स्ट्रेंथ का काम करता है। अब वाटर और मिनरल्स का हमेशा ही अपवर्ड डायरेक्शंस में ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब दूसरा जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है वो है फ्लोएम। अब फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है।
कहाँ से? लीव्स से रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो पत्तियों से अगर फूड जा रहा है तो वो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। तो ये हर एक डायरेक्शंस में मूव करते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लोएम टिश्यूज है वो बने हुए हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स क्या है? यहाँ पे कंडक्टिंग एलिमेंट है जो फूड को कंडक्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी के कारण हो पाता है, यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स है, यहाँ पे एनर्जी है। और इस तरीके से पत्तियों से लेके रिमेनिंग पार्ट्स तक फूड का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा खत्म हो गया है। अब हम लोग कल की क्लास में एक्सक्रीशंस को पढ़ेंगे और एक्सक्रीशंस के बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर से अगले सेशन में मिलेंगे।